दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका समन कल्चर पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज का जो सेशन है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि आज का एक ये जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है, आज का एनवायरनमेंट देखते हुए रखा है, और वो ये है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स थी, उस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने क्या विचार थे? या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति को लेकर के क्या अपना योगदान दिया था? तो उसी चीज़ को लेकर के आज की डेट में हम लोग 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और जिसको कवर करने के लिए हमारे साथ में है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। आई नो कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। मैम, दीदी निर्देश सिंह मैम, स्वागत है मैम आपका हमारे समन कल्चर पर। तो मैम, आपसे पहला सवाल ये है हमारा कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे और जो उनका योगदान था, आज की भारतीय राजनीति पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं? और ये जो आज के जो समकालीन राजनीतिज्ञ हैं, उनके विरासत से, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरासत से वे लोग क्या सीख सकते हैं? तो अगर आप इस पे थोड़ा-सा अपनी राय दें तो बहुत अच्छा होगा। जी। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तो भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान एक तो यही है कि भारत में संविधान लागू हुआ, तो लोकतांत्रिक तरीके से हर गरीब, कमज़ोर, हर वर्ग के लोगों को राजनीति में भागीदारी मिली। दूसरा, जी। वोट की बात, जब वोट पर डिस्कशन हुआ, तो अलग-अलग सीमाएँ बाँधी गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी एक बार डिस्कशन हुआ तो उसमें कहा गया कि वो लोग अ, वोट का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो कर देते हैं यानी टैक्स देते हैं राज्य को या फिर जो मैट्रिक पास हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने ये सवाल था कि ना तो जो इस देश के अंदर करोड़ों लोग थे जो अछूत कहलाते थे, उनके पास ना तो कोई जी। स्कूली शिक्षा थी, ना उनके पास कोई ज़मीन थी जिस पे वो कर देते। वो तो बंधुआ मज़दूर हुआ करते थे या फिर बस्तियों से बाहर दक्षिण की तरफ उनका जिस तरह से अभी पन्नी झुग्गी डालकर रहते हैं, इस तरह से वो अपना जीवन किसी तरह से यापन करते थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग वोट से वंचित हो जाते। तो वोट के अधिकार से वंचित ना हो इसलिए बाबा साहेब ने वयस्कता वयस्कता को महत्ता दी और वयस्कता पर ही उन्होंने वोट के अधिकार की सीमा को अ पेश किया। और ये बात उस समय जो भी जी। अ, डिस्कशन के जो लोग थे, उन सबको ये बात उन्हें सहमत हुई और इस बात के आधार पर वोट का अधिकार मिला। और इसमें महिलाओं के लिए भी वोट के अधिकार की अगर बात की, तो वोट के अधिकार के लिए महिलाओं को भी वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। और भारत में जब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, उसी समय मिल गया जब भारत आज़ाद हुआ। वरना बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो भारत के बाद में अ, वो भले ही लोकतांत्रिक हो गए थे, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत में जी। महिलाओं ने, शूद्रों ने, अछूतों ने इसके लिए किसी तरह का सामाजिक रूप से अपनी ओर से सहयोग या समर्थन नहीं किया या आंदोलन नहीं किया। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय राजनीति में ये उनको एक एज़ अ गिफ्ट के रूप में दिया, अपनी ओर से सारी मेहनत करके। इसके बाद अगर हम कहें जी। कि आज भारत की राजनीति में और उस समय की राजनीति में क्या अंतर था? देखिए, अगर हम उस टाइम की राजनीति की बात करें और अब की करें, तब लोगों के ऊपर एक राजनीतिक आधार पर एक ज़िम्मेदारी हुआ करती थी, देश की, लोगों की या वो भले ही धर्म की रखें। उसमें कहीं न कहीं जी। कुछ हद तक कुछ सच्चाई हुआ करती थी, उनके भाषण में, उनके बोलने पर। राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक 4 करोड़ लगाओ और 10 करोड़ कमाओ, ऐसा बिज़नेस नहीं है। आज जी। राजनीति को बिज़नेस के रूप से देखा जा रहा है। उस टाइम राजनीति जी, को बिल्कुल। त्याग से या फिर समाज का या देश का हित करने के लिए लोग राजनीति में जाते थे और आज प्योर रूप से राजनीति एक बिज़नेस हो गई है। आप नेताओं को दोष दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता का जो दिमाग है, वो भी उसी तरह का कर दिया है। जो बिज़नेस टाइप का व्यक्ति होगा, उसको वो वोट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे। कोई भी गलत व्यक्ति जी। आएगा, वो जीत के चला जाएगा, लेकिन कोई भी चरित्रवान व्यक्ति, कोई भी उनका 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 भला चाहने वाला व्यक्ति या फिर परिवर्तन चाहने वाला व्यक्ति, वैचारिक व्यक्ति उनके बीच में आएगा और वो चुनाव लड़ने की अगर इच्छा ज़ाहिर करेगा, तो उसको वो लोग नहीं जिताते। ये आज जी। वोटर में भी और नेताओं में भी, दोनों का टेस्ट बदला है। हम केवल नेताओं को दोष नहीं दे सकते क्योंकि
नेता कोई ऊपर से नहीं आ रहे हैं या कहीं ज़मीन से नहीं खोदे जा रहे हैं या फिर कोई आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देते हुए यही बात कही थी कि संविधान अ, तब तक अच्छा होगा जब तक इसको लागू करने वाले लोग अच्छे रहेंगे। जिस दिन इसको लागू करने वाले लोग, जिस दिन इसको स्वीकार करने वाले लोग या इसको सबसे बड़ी बात है लागू करने वाले लोग। आपके पास पेन है लेकिन आप उसका यूज़ ही नहीं करेंगे, आप उसको चलाएँगे ही नहीं, तो आपके पास वो चाहे सोने का पेन है, जी, चाहे चांदी का पेन है, किसी काम का नहीं है। ठीक है? उसी पेन से आप किसी की शर्ट खराब कर सकते हैं उसकी इंक से और उसी पेन से आप किसी का जीवन भी बदल सकते हैं और अपना भी बदल सकते हैं। लेकिन जब इस्तेमाल जी, करने जी, वाले लोग गलत हों, आज संविधान को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान गलत है और संविधान को बदलना चाहिए या खत्म होना चाहिए या दूसरा संविधान होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट है। तो आप ये बताइए लोकतंत्र को आप किस भाषा में कैसे और दूसरा कोई शब्द है जिसको परिभाषित किया जा सकता है? आप दूसरा शब्द ले आइए जो इससे भी बेहतर हो। आपके पास दूसरा शब्द तो है नहीं बिल्कुल। इससे बेहतर, लेकिन आप जो है उसको जी, बुरा कह रहे हैं। अब आप फंडामेंटल राइट्स को क्या जी, कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स ही कहा जाएगा। भई आप मानवाधिकार को क्या बिल्कुल। कहेंगे? मानव के अधिकार मानव के अधिकार ही कहा जाएँगे, पशु के अधिकार पशु के अधिकार कहे जाएँगे। अगर वो पहले से जी, अच्छी बिल्कुल। चीज़ें किसी और देश ने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो हमें तो ये शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने देर कर दी। और वो देर भी आप लोग जाने जी, कितनी सदियों तक करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे तो उन्होंने और भी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर दिया और समाज को और देश को देकर उनका भला कर दिया। तो ये एक जी, ऐसी सोच है जो डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इस देश की जो परिवेश को बदल सकते हैं, इस देश की सोच को बदल सकते हैं और इस देश को प्रगतिशील से विकसित देश बना सकते हैं। उन विचारों का खंडन करना एक बड़े लेवल पर चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उस वक़्त भी राजनीति में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि बाकी सारे लोग कोई धर्म की बात करता है, तो कोई बिज़नेस की बात करता है, तो कोई अपनी जाति की बात करता है। लेकिन अम्बेडकर केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर आज़ादी के साथ-साथ समूल देश के प्रत्येक नागरिक को लास्ट में खड़े हुए हर व्यक्ति की बात करते हैं। तो ये बाबा साहब जी, डॉक्टर बिल्कुल। अम्बेडकर का उस समय दूरदर्शी सोच थी और राष्ट्र की उन्नति के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। ये राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो केवल दलितों के नेता हैं या स्त्रियों के नेता हैं। तो ये एकदम झूठ और मिथ्येपरक बातें हैं जो समाज में फैलाई गई हैं दुश्मन उनके विरोधी द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र के नेता हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय विचारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनको पढ़ा जाता है। उनको पढ़कर लोगों जी, ने जीवन में परिवर्तन किए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यदि कोई सीमित करने की कोशिश करता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि सूरज को मुट्ठी में बंद करना चाह रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, को मैम। जो व्यक्ति पढ़कर राजनीति में जाएगा, वो वास्तव में देश का और समाज का भला करेगा। जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा मैम एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे जो आज के जैसे जो पॉलिटिशियन हैं, इस पे हम लोग बात कर रहे थे लेकिन आवाज़ कट गई। बट आज के जो पॉलिटिशियन हैं और जो वोटर हैं, इन दोनों को मतलब किस प्रकार से अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाना चाहिए? थोड़ा-सा इस पे आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप थोड़ा-सा कुछ बताएँ तो? देखिए मैं लीडर के फर्ज से पहले मैं बात करूँगी वोटर का। क्योंकि जी, लीडर आ सकता है स्वार्थ का चोला पहनकर, किसी भी तरह का रंग चढ़ाकर अपने ऊपर लेप चढ़ाकर, लेकिन जी, वोटर की नज़र पैनी होनी चाहिए, वोटर की नज़र में लालच और डर, ये 2 चीज़ें बाहर होनी चाहिए। क्योंकि वो ये सोचता है जब जी, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आस-पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदार पूछते हैं लड़का दारू तो नहीं पीता, कोई गलत ऐप में तो नहीं है, कोई किसी तरह का नशा तो नहीं करता। कई सारी बातें जो भी एक जी, व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता लग जाता है इन 2-4 बातों से, ठीक है? बिल्कुल। तब हम शादी करते हैं। अगर हम किसी से कोई अभी एक अब अगर मैं कहूँगी तो कहेंगे कि ये किसी एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन वो बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, पर मूवी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको चलाया, बड़ी अच्छी बात है। कि अगर हम कोई दुकान से ₹5 का ₹10 का सामान भी लेते हैं और थोड़ा 1 ग्राम भी कम मिल जाए या उसमें कोई कमी हो तो हम उससे झिझक कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और चले जाते हैं उसके पास। लेकिन हम 5 साल के लिए वोट देते हैं और उस जी, 5 साल में हमारा जो छोटा नवजात बच्चा होता है गोदी में, वो 5 साल का हो जाता है उस बीच। और जो 5 साल का बच्चा होता है जिस समय हम वोट देते हैं वो 10 साल का हो जाता है और 10 वाला 15 बिल्कुल, साल का हो जाता है। तो जिस बच्चे का भविष्य 5 साल बर्बाद हो गया, उसकी अगली वाली जो नींव है, जो जब नींव खराब होगी तो आगे उसको सुधार नहीं सकते आप। उसका स्वास्थ्य खराब बिल्कुल। हो गया, वो कुपोषण का शिकार होगा, उसकी शिक्षा खराब हो गई, वो मानसिक रूप से विकलांग रहेगा। उसके जो परिवेश है आस-पास का, वो नशेड़ी
उसके आसपास का परिवेश लालची, स्वार्थी, नेताओं के आगे झुकने वाला, उनसे दारू लेकर वोट देने वाला, तो वो क्या सीखेगा जो उसके सामने चल रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पर वोटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज और जिम्मेदारी है, नेता से ज्यादा महत्वपूर्ण वोटर की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि ये नेता वास्तव में मेरे हित का काम करेगा या नहीं करेगा। ये मेरे बच्चों के भविष्य की बात करेगा या उन पर काम करेगा या नहीं करेगा। और अगर हम बात करें अब इधर नेताओं की, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत में जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, कानून मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारे काम किए और ऐसे-ऐसे काम किए जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जो सदियों से इस भारत की करोड़ों जनता पर कहने को तो वो धर्म था, लेकिन कानून के रूप में लोगों पर लागू था और लोगों को जी। यातनाएँ उसमें जो जिस तरह की दी जाती थी, उस तरह की यातनाएँ आज लोग सोचकर काँप सकते हैं। तो उस ऐसे ग्रंथ को उन्होंने किनारे कर दिया, उसको जला भी दिया और एक बेहतरीन और खूबसूरत लिखित रूप में संविधान देकर लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। अब बाबा जी। साहब डॉक्टर अम्बेडकर आखिरी दिनों में राजनीति से उनका मोह भंग हो गया था और उनका कहना यही था जब लोग राजनीति की चर्चा में इतने मशगूल हो जाते थे, बाबा साहब को भी जो सामाजिक या धार्मिक बात करते थे, तो उनको भी कई बार इग्नोर कर देते थे सुनते-सुनते। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बात के लिए जी। बहुत ही ज़्यादा बाद में आहत थे कि मैं जिन लोगों को राजनीति की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के लिए मैंने अ, राजनीति में रिज़र्वेशन की लड़ाई लड़ी, आज वो लोग सिर्फ़ राजनीति की बात करते हैं। ना वो समाज की बात करते, ना वो सुधार की बात करते, ना वो धर्म की बात करते। तो डॉक्टर अम्बेडकर का आखिरी समय पर ये विश्लेषण जो सोहनलाल शास्त्री को जब हम पढ़ते हैं, तो सोहनलाल शास्त्री जी उनके जी, आखिरी जी। समय पर उनके साथ रहे और उनके साथ उन्होंने कई वर्ष गुज़ारे। तो वो लिखते हैं सोहनलाल शास्त्री जी अपनी बुक में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लास्ट में कहने लगे कि सोहनलाल मैंने जो राजनीतिक रिज़र्वेशन दिलवाया, जो सोचकर मैंने किया था उसका आज उसका बेनिफिट जो जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब मैं इन लोगों का जी, मैम। जो लड़ाई है राजनीतिक रूप से, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे क्योंकि अब ये स्वार्थी हो चुके हैं और मैं अब धम्म की लड़ाई लड़ूँगा। धम्म को मैं पूरे भारत में विस्तारित करूँगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊँगा और राजनीति एक मजबूत स्तंभ तो है समाज में परिवर्तन का, लेकिन राजनीतिक जी, स्थायी भी समाधान नहीं है। क्यों? बिल्कुल। उन्होंने इसके पीछे कारण दिए कि राजनीति में गया हुआ व्यक्ति जब तक इस देश में जाति और धर्म और सामाजिक विषमताएँ हैं, तब तक वो उलझा रहेगा और उसी हिसाब से अपनी बात रखेगा। जैसे एक नेता है, आज उसको वो अगर बात करे कि भई मैं किसी 2 पक्ष हैं, एक पक्ष उसकी जाति है जो पिट रही है और दूसरा पक्ष अगड़ी जाति का जो उसको पीट रहा है। तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी बात रखूँगा तो अगड़ी जाति के लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। और अगड़ी जाति के रखूँगा तो मेरे लोग नाराज़ हो जाएँगे। तो इस तरह से वो क्या है, वो उनमें सामंजस्य बिठाकर बात करता है। न्याय नहीं करता है। ना वो गलत को गलत कहता है, ना वो सही को सही कहता है। तो बाबा साहब ने यही कहा जी, कि जब तक जो सदियों से हमारा शोषण हुआ है, वो धर्म आधारित हुआ है। क्योंकि धर्म ने ही जातियाँ दी हैं और जाति आधारित हमारा शोषण है, आज भी है। तो जब तक धर्म लोगों के व्यवहार में नहीं जाएगा, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में इंक्लूड नहीं होगा, तब तक वो अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और जिसको लोग धर्म कहते हैं, जैसे आज सनातन, वैदिक या हिंदू या कोई और धर्म है, उन धर्मों को वो धर्म नहीं मानते। वो धर्म नहीं है, वो एक ग्रुप है, झुंड है, बाड़े हैं जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती बंद करके रखा जाता है, अपना-अपना प्रचार किया जाता है। धर्म वो है जो मानवता सिखाए, धर्म वो है जो करुणा सिखाए, धर्म वो है जो अपने दर्द के साथ-साथ दूसरे के दर्द के में भी इतनी ही तकलीफ महसूस करे। और ऐसा धर्म जब स्वीकार करने की बात हुई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्धिज़्म लगा कि एक इंसान को जब अच्छा जी, इंसान बनना है, तो अच्छा इंसान बनते जी, ही वो बोधिष्ट बन जाता है। उसके वो भले ही वो ये ना कहे कि मैं बोधिष्ट हूँ या उसके कागज़ों में नहीं है, लेकिन वो ऑटोमैटिकली जैसे ही मानवता की ओर जाता है, तुरंत वो बुद्धा के कॉन्टेक्ट में आने लगता है। तो बाबा साहब ने कहा कि जब तक इस भारत में लोगों में धर्म नहीं जाएगा, तब तक इस लोगों के व्यवहार में ना जाति खत्म होगी, ना घृणा खत्म होगी और ना ही जो धार्मिक नफ़रत है, कट्टरता है, ये भी खत्म नहीं होगी। तो बाबा साहब का आखिरी जी, समय मैम। धर्म के लिए था। और आज के लोग अब नेताओं की हम बात करते हैं, तो बाबा साहब कहते थे नेताओं के बारे में, मैं वहीं वापस आ रही हूँ, कि राजनीतिक नेता जी, कैसा होना चाहिए? सोहनलाल शास्त्री जी ने सवाल दागा कि साहब आप कैसा नेता चाहते हैं? आपकी नज़र में राजनीतिक नेता क्या है? आप ही तो चाहते थे ये लोग नेता बने, राजनीति में जाएँ, अपनी बात रखें, संसद में बैठें, विधानसभाओं में बैठें और मैं जैसे आपने काम किया वैसे ये लोग भी करें। अगर आज ये नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताइए समाज कैसे नेताओं को पहचाने?
तो बाबा जी, साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि किसी भी नेता का पहले 5 से 7 साल समाज में निस्वार्थ काम करने का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जी, कम से कम ये उसकी जो है प्राथमिक पाठशाला होती है नेता बनने की। अगर वो जी। पैराशूट नेता बन रहे हैं, यहाँ से टिकट, वहाँ से नेता, यहाँ से निकल आए, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ रॉकेट की तरह नेता बन जाते हैं। जिनको पहले कभी जाना ही नहीं, जो हुँ, खेल रहे हैं क्रिकेट लेकिन हमारे यहाँ के वो एमएलए, एमपी बन गए। अ हीरोइन हुँ, है बॉलीवुड में, कल डांस कर रही हैं, आज वो एमपी बनकर बैठी हैं। तो ये क्या है? ये राजनीति का हरण है। ये राजनीति में फैलाई गई एक ऐसी गंदगी है, मैं तो इसको बिल्कुल गंदगी कहूँगी, क्योंकि राजनीति राष्ट्र से जुड़ी हुई है, राष्ट्र के नागरिकों से जुड़ी हुई है, ना कि स्वार्थ, लालच। अब देखिए, मंदिरों में बैठे हुए पुजारी, मठों में बैठे हुए बाबा, जी, बॉलीवुड में हीरो-हीरोइन जिनका सदियों से, जब जब से बॉलीवुड स्टार्ट हुआ तब से एक विशेष जाति का हिस्सा रहा है। क्रिकेट में खेलने वाले या गेम में जाने वाले, ऐसे लोग, मैं ये मानती हूँ जिनका चलो विचार समाज के या राष्ट्र के प्रति इतना त्यागी या तपस्वी है कि वो इसके लिए तैयार हैं, समाज में कुछ करेंगे। वो लोग तो चलो ठीक है, 1-2 लोग आ गए, लेकिन वो लोग आज राजनीति के शीर्ष पे बैठे हैं, जो कहते जी, हैं कि अगर किसी बेटी का, बच्ची का रेप होता है, तो वो कहते हैं कि रेप तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो आप सोचिए उन लोगों से आप क्या उम्मीद हुँ, लगाएँगे कि वो आपकी बहन-बेटियों की आबरू की कदर करेंगे या उनके लिए अच्छे कानून बनाएँगे या उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाएँगे? कभी नहीं बना सकते। तो बाबा साहब इसीलिए कहते थे जिस नेता में चरित्र नहीं होगा, वो फिर चरित्रवान समाज तैयार नहीं कर सकता। और जिस समाज के अंदर चरित्र नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी या दृढ़ निश्चयता नहीं होगी, वो समाज अच्छे नेता तैयार नहीं कर सकता। तो हमारे भारतीय जी, समाज में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम जाति देखकर नेता चुनते हैं। लोग मेरे से बहुत, अब चुनाव आ रहा है, पूछते हैं कि भई दीदी हम लोग किसको वोट करें? कहाँ वोट करें? हर बार चुनाव में यही होता है और मैं इन सवालों से बहुत ज़्यादा घिरी रहती हूँ। दिन भर 20-25 फ़ोन इस बात को लेकर आते हैं स्पेशली। मैं उनसे यही जी, कहती हूँ, जी, देखिए नेता ना जाति का, ना धर्म का, ना पंथ का और ना पड़ोस का, ना दूर का। नेता वो चुनिए जिसमें चरित्र हो, नेता वो चुनिए जो आपके दर्द में आपके साथ खड़ा हो, नेता वो चुनिए जो आपके अधिकारों की सच्चाई में लड़ाई लड़ता हो। जिसमें हिम्मत हो आपके साथ खड़े होने की, जिसमें हिम्मत हो जी, आपकी जो लड़ाई है उसको लड़ने की। अगर हम, हमारी नेता, अब मान लीजिए 131 सांसद हैं, वो सब हमारी ही जाति के, एक तरह से उनको अगर कहा जी, जाए तो एससी के हैं, सारे एससी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो कितनी लड़ाई जी, लड़ते हैं। मैं ये मानती हूँ, अब मेरे से कहते हैं आप बताइए किस पार्टी को वोट करें? मैंने कहा अपने आप अगर आपको कहीं डूब के गिरना है तो गिर जाओ। मैं कैसे कह दूँ कि यहाँ जाओ? कम से कम मैं इस जी, बात से तो बची रहूँगी कि आपने कल को गिरोगे तो मुझसे कहोगे दीदी आपने कहा था हम तो डूब के गिर गए। अरे भाई, खुद से डूबो, खुद से समझ स्थापित करो। मैं किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के लिए, जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हो जाता कि वो समाज के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ सकता है, समाज की काम कर सकता है, तब तक मैं उस नेता का हाथ पकड़ के कैसे कह दूँ कि आप इसको वोट दो? मैं आज कह दूँ और जी, कल को वो बिल्कुल। आपका ही शोषण करे। आप तो उसके बाद में जाओगे, पहले मेरे पास आओगे शिकायत करने, आपने ऐसा नेता दे दिया। जी, तो इस देश के अंदर आज राजनेताओं को सबसे पहले चरित्र से ऊंचा उठने की जरूरत है। समाज के, राष्ट्र के प्रति जो सच्ची भावना है उसको जागृत करने की जरूरत है। हालांकि उस समय क्या था, उस समय और आज के वक्त में दो चीजों का अंतर है। उस वक्त हम पे राज करने वाले अंग्रेज थे, तो एक तरह से राष्ट्र भक्ति उनके बीच में, उनके मन में डाली गई और ये बात बताई गई कि ये राष्ट्र हमारा है और बाहर के आए हुए लोग हम पर राज कर रहे हैं। तो इस हुँ, बात को जी, लेकर के उस समय के युवाओं में, लोगों में राष्ट्रभक्ति पनपी कि हाँ, ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र पे राजनीति हमारी चलनी चाहिए, इस राष्ट्र को हम सँभाल सकते हैं और इन विदेशी लोगों को भगाना होगा। इसलिए उनमें उस समय कुछ बिल्कुल। राष्ट्र की भावना थी, पर आज जी, राष्ट्र जी। के नाम पर इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग होती है। आज राष्ट्र की भावना को दूसरी तरीके से भुनाया जा रहा है। आज राष्ट्र के नाम पर नूह जैसे दंगे होते हैं। आज राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र भक्तों से आज जगह-जगह मॉब लिंचिंग कराई जाती है। गोरक्षा के नाम पे लोग पकड़ के मरवाए जाते हैं। महिलाओं को नग्न करके मणिपुर जैसे केस कराए जाते हैं। और ऐसे धर्म रक्षक जो बलात्कारियों के लिए जाकर के धरना लगाते हैं, उनके लिए कहते हैं कि मेरा नेता निर्दोष है। तो इस तरह से आज राष्ट्र भक्ति का हुँ, चोला पहना करके लोगों से राष्ट्र के ही खिलाफ काम करवाया जा रहा है। जी।
और दोनों बातों में मैं यही अंतर देखती हूँ कि उस वक़्त राष्ट्र के प्रति जो भावना थी वो इसलिए थी क्योंकि बाहर से विदेशी हम पर राज कर रहे थे। आज उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर कोई विदेशी राज नहीं कर रहा। आज आपसी अंदरूनी पार्टियाँ आपस में एक-दूसरे के सफाई देती है, एक-दूसरे को अच्छा बताती है और दूसरे को बुरा बताती है। पार्टी मैं ये समझती हूँ कोई भी अच्छी नहीं है। पार्टी के अंदर जी जो मैम। लोग हैं, पार्टी ना कोई अच्छी है ना बुरी है। पार्टी के अंदर जो लोग हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उससे पता चलता है कि वो कितनी सही हैं। या कितनी देश के, राष्ट्र के या लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। तो नीतियों से पार्टियाँ अच्छी और बुरी साबित होती हैं और नीतियों से हमारे लोगों को जी देखना चाहिए कि उनकी नीतियाँ क्या हैं, वाक़ई में महिलाओं के प्रति अच्छी हैं, शिक्षा के प्रति, रोज़गार के प्रति, हमारी जो समस्या उनके समाधान उन पार्टियों के पास हैं भी या नहीं भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर के हमें पार्टियों का और नेताओं का चरित्र देख कर के हमें नेताओं का चयन करना चाहिए। ये मैं वोटर के लिए जी कहना मैम। चाहूँगी।